अध्याय 6। नाम की फुसफुसाहट। दिन निर्दयी था। हर्षवर्धन का दरबार गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। विवादों, संधियों और विश्वासघात की कानाफूसियों से भरा। कागजात पर दस्तखत हो रहे थे, गठबंधन से जमाए जा रहे थे, मगर उसका मन उस विशाल सभा में कहीं नहीं था। राजसी मुखौटे की चमकदार इस्पात के पीछे एक तूफान पल रहा था। संध्या होते ही महल सन्नाटे में डूब गया। चांदनी ने संगमरमर की फर्श को रजत आभा से भर दिया, पर हर्षवर्धन के कक्षों में मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी। नक्शों पर, रक्त से सने पत्रों पर और गुप्त संदेशों पर उसके पिता की मृत्यु हर पंक्ति में, हर अपूर्ण उत्तर में, हर धुंधली लिखावट में पीछा करती थी। और फिर आया वह दर्द, तेज, अडिग, जैसे नसों में पिघली हुई आग बह रही हो। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, जबड़ा कस गया। अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अधिक घातक क्या है, शरीर में दौड़ता जहर या वह छिपा साया जो हर विचार में उसे सताता है। आज रात उसने ठान लिया, अब और परछाइयां नहीं। उसने उसे बुलवाया। पर्दे ठंडी हवा से हिले और वह वहां थी, मौन, मानो स्वयं रात उसकी कक्ष में आकार ले चुकी हो। दोनों के बीच की हवा तन गई। तुम आई। हर्षवर्धन की भारी थकी हुई आवाज गूंजी। मैं हमेशा आती हूँ, उसने शांत स्वर में कहा, पर चेहरे पर ओढ़े घूंघट के नीचे उसकी नब्ज की हल्की थिरकन उसकी असहजता बयान कर रही थी। वह उसके चारों ओर घूमता रहा, निगाहें तीखी, उसकी हर रहस्य भरी परत को भेदती हुई। तुम मुझे संकेत देती हो, फुसफुसाहटें, अधूरे सच, मगर कभी खुद को नहीं देती। बताओ, क्यों छिपती हो? वह तनिक हिली, पर चुप रही। उसने उसका हाथ थाम लिया, कठोर नहीं, मगर इतना मजबूत कि बच निकलना असंभव हो। आज रात कोई मुखौटा नहीं। यदि चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो अपना सच दो मुझे। उसकी दृष्टि उसकी आंखों में दहक उठी। अपना नाम। मोमबत्तियों की धीमी सिसकारियों के बीच एक लंबा मौन पसरा। वह झिझक रही थी, कर्तव्य और खतरे के बीच फंसी हुई, अपने राज और उसके आदेश के बीच डगमगाती हुई। आखिरकार उसकी आवाज गिरी, धीमी, स्थिर फुसफुसाहट में। मोहिनी। वह नाम हवा में ठहर गया, निषिद्ध, मदहोश कर देने वाला, हर्षवर्धन की हड्डियों तक में गूंजता हुआ। उसने धीरे से दोहराया, मानो उस स्वाद का आनंद ले रहा हो। मोहिनी। इस बार और भी कोमल, लगभग श्रद्धा से भरा। उसकी उंगलियां उसके हाथ पर ठहरी रहीं, फिर अनिच्छा से ढीली पड़ गईं। जादू करने वाला नाम, कितनी उपयुक्तता है। वह परछाइयों में लौटने को मुड़ी, मगर उसका हाथ आगे बढ़ा और उसके घूंघट को हल्का सा खींच लिया। आवाज और गहरी और भूख से भीगी। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी हर दीवार नहीं तोड़ सकता। उसकी आंखें गहरी हो गईं, आधा क्रोध से, आधा उस अटल खिंचाव से जो उनके बीच था। उसकी सांस थम गई, पर उसने थोड़ी उठा ली। सावधान रहो राजकुमार, जिस सच की तुम तलाश कर रहे हो वही तुम्हें नष्ट कर सकता है। हर्षवर्धन और निकट झुका, उसके कानों के पास स्वर, वचन भी और चेतावनी भी। तो नष्ट ही सही, वह नहीं डरी। मोहिनी की दृष्टि उसकी आंखों में ठंडी दृढ़ता से टिकी रही, जैसे बर्फ इस्पात पर फिसलती हो। उसके होंठ मुड़े, मुस्कान में नहीं बल्कि किसी नुकीले कठोर आकार में। मेरी उपस्थिति को चिंगारी मत समझ लेना, उसने बर्फीली आवाज में कहा। उसने अपना घूंघट उसके हाथ से सावधानी से छुड़ा लिया, जैसे उसके स्पर्श पर कोई अधिकार नहीं था। जहां अन्य औरतें उसकी निकटता से पिघल जाती, वहां मोहिनी पीछे हटी, सीधी रीढ़, बेपरवाह ठहराव, और उसका यह संयम और भी असहनीय। दोनों के बीच की दूरी बस एक हाथ भर थी, मगर महसूस ऐसे हो रहा था मानो यह खाई कभी पार न की जा सके जब तक वह खुद को पूरी तरह समर्पित न कर दे। उस रात पहली बार हर्षवर्धन स्थिर खड़ा रह गया। क्रोध और इच्छा का तूफान, जिसे न तो वह आदेश दे सकता था और न ही उससे भाग सकता था। और वह उसकी जीवित अवज्ञा एक बार फिर छायाओं में लौट गई, पीछे छोड़ते हुए ऐसा मौन जो उसके शब्दों से कहीं अधिक खतरनाक था। अध्याय 7। अनचाहा सामना। हफ्ते धीरे धीरे महीनों में बदल गए।
हर्षवर्धन की अनुपस्थिति ने महल के गलियारों पर ऐसा बोझ डाल दिया मानो कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा छा गया हो। वह बिना कुछ कहे चला गया था। मोहिनी से एक शब्द तक नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, न ही उसकी ओर एक नजर। और क्यों देखता? उस रात उसकी ठंडी दूरी ने उसे सब समझा दिया था। वह तो बस एक परिस्थिति की साथी थी, षड्यंत्र की दीवारों में चलती परछाई। वह खुद को यही समझाता रहा, पर सच कहीं और था। उसने मोहिनी को भुलाना चाहा, पर भुला न सका। उसकी छवि अनचाहे हर जगह उसका पीछा करती रही। लंबी घुड़सवारी के सन्नाटे में, सैन्य शिविर की मध्यम आग की रोशनी में, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका चेहरा उसे सताता रहा। और जब कर्तव्य ने अंततः हफ्तों बाद उसे वापस महल खींच ही लिया, उसके भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसका नाम तक वह नहीं जानता था। उस रात उसने अकेलेपन को चुना। सुनहरी दियों से जगमगाता कक्ष संगमरमर के स्नान ताल में भाप उड़ती हुई, जिसमें हल्की चमेली की महक घुली हुई थी। महीनों बाद उसने अपने आप को यह विश्रांति दी। पानी में डूबते ही युद्ध और शासन का बोझ कुछ पल के लिए उसके कंधों से उतर गया, पर यह शांति बस एक सांस जितनी ही टिक पाई। दरवाजा चरमराया, एक साया अंदर फिसल आया, तेज चुपचाप मानो दीवारों से टकराती हवा। वह उठने ही वाला था कि तभी वह आकृति सीधी जल से भरे स्नान ताल में आ गिरी। लहरें उठी और फिर वह थी मोहिनी। उसका घूंघट हट चुका था, उसकी आंखें भय और बेचैनी से चौड़ी, उसकी सांसें तेज। वह भीगती हुई सीने से सटी खड़ी थी, जैसे बाहर सैनिकों की टोह से बचने का एकमात्र आश्रय यही हो। हर्षवर्धन ठिठक गया, उसकी निगाहें उस पर अटक गईं। होठों पर एक तिरछी मुस्कान खेल उठी, जबकि दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठी। दूर गलियारों में सैनिकों के कदम गूंज रहे थे, पर इस क्षण वह सिर्फ उसके पास थी, गर्म पानी में डूबी, उसकी निकटता की आग से और भी तपती हुई। वाह! उसकी भारी आवाज में एक खतरनाक मजाक की लय थी। लगता है मोहिनी को मेरी याद सताने लगी थी। उसकी सांस अटक गई, होंठ कांपे। मैं तो, पर शब्द गले में अटक गए। वह और करीब झुका, उसके हाथ ने पानी के नीचे उसकी कमर थाम ली, उसे अपने से चिपका लिया। निगाहें गहरी, चुनौती से भरी। मेरे कक्षों में चुपके से आना। मैं चुप रहा। उस रात तुम्हारा चुंबन भी जाने दिया, और अब मेरे स्नान में उसके होंठ खतरनाक अंदाज में उठे। क्या मुझे सच में यकीन कर लेना चाहिए कि तुम सिर्फ छिपने आई हो? बताओ मोहिनी, कितनी रातें लगीं तुम्हें यह योजना बनाने में? उसका गला सूख गया। वह चाहकर भी इनकार न कर सकी। उसकी ठंडी सख्त छवि, जिसे वह हमेशा ढाल की तरह ओढ़ लेती थी, इस क्षण पिघलने लगी। उसकी गर्मी, उसकी नजदीकी, उसकी गहरी आवाज ने उसका संबल छीन लिया। चुप हो गई। उसने धीरे से ताना मारा, उसकी गीली लट को उसके गाल से हटाते हुए। अजीब है, वही मोहिनी जिसके पास हमेशा दीवारों जैसी बातें होती हैं, आज बिन शब्द की रह गई। मोहिनी कांपी। उसके हाथ संगमरमर के किनारे को पकड़कर ठहर गए। मन भागने और समर्पण के बीच बंटा। बाहर सैनिकों के शोर अब दूर जा चुके थे, पर उसके हाथ की कैद से वह हिल तक न सकी। उसकी बातों की आग उसकी रगों में घुल चुकी थी। लगता है किस्मत ने तुम्हें फिर मेरे पास ला खड़ा किया है। हर्षवर्धन की आवाज उसके कानों के पास खतरनाक फुसफुसाहट में बदली। और इस बार, मोहिनी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने न दूंगा। उसकी सांस टूटी, पर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में विद्रोह की चमक लौटी, हालांकि स्वर हल्का कांप रहा था। मेरे आने को चाह मत समझ लेना राजकुमार। हर्षवर्धन ने वह कांपना देखा, महसूस किया, और एक पल को लगा मानो वह उसे पूरी तरह निगल लेगा। पर तभी उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी नजर अब भी उसकी आंखों में धधक रही थी, पर इस बार उसमें कुछ और था, कुछ कहीं अधिक खतरनाक नियंत्रण। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं मोहिनी। उसकी आवाज गहरी, रोकी हुई थी। तुमने ही उन्हें तय किया था। मैं उन्हें पार नहीं करूंगा जब तक तुम खुद उन्हें तोड़ना ना चाहो। ये शब्द उनके बीच ऐसे टंगे रहे जैसे हर छुअन से भी भारी। और फिर
वह पीछे हट गया, मानो अभी अभी उसे छुआ ही ना हो, मानो उसकी बाहों में उसकी गर्मी पल भर पहले न धड़क रही हो। मोहिनी की सांसें उखड़ी हुई, बदन कांपता हुआ वह वहां से निकली तो लगा मानो रणभूमि छोड़ रही हो। ठंडी रात की हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मगर हर्षवर्धन के निकट होने की आग अब भी उसकी त्वचा पर दहक रही थी। उसके कानों में गूंजते रहे वे शब्द, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, जब तक तुम खुद उन्हें तोड़ना ना चाहो। उसने उसे छोड़ा था, जबकि उसके हर इशारे, उसकी पकड़ का हर कसा हुआ पल कह रहा था कि वह उसे कभी ना छोड़ेगा। दिल को चैन मिलना चाहिए था, आभारी होना चाहिए था, मगर हुआ उल्टा। एक बेचैन कसक भीतर गहराने लगी। उसकी दूरी, उसका नियंत्रण उसकी चाहत से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे। उसके होंठ अब भी कांप रहे थे, मानो वहां अब भी उसका स्पर्श ठहरा हो। आंखें बंद कर उसने रात से कहा, मैं इस चाहत की कीमत नहीं चुका सकती, मगर सच्चाई जो उसने खुद से भी नहीं कबूली थी, वह उसके दिल की गहराई में बस गई। उसे हर्षवर्धन की चाह से डर नहीं था, उसे अपने ही दिल से डर था। अध्याय 8। अग्नि की छाया। कक्ष में पर्चे और धुएं की हल्की सी गंध खुली हुई थी। मोमबत्ती की कांपती लौ पत्थर की दीवारों पर बेचैन परछाइयां बुन रही थी। मेज पर बिखरे नक्शे स्याही से बने निशानों से भरे, मानो अधूरी यात्राओं की कहानियां कह रहे हों। मोहिनी चुपचाप खड़ी थी, चेहरा घूंघट से ढका हुआ, उतनी ही रहस्यमयी जितनी रात की निस्तब्धता। हर्षवर्धन अधीर कदमों से इधर उधर टहल रहा था। उसके रेशमी वस्त्र फर्श पर फिसलते हुए सरसराहट कर रहे थे। उसकी आंखों में अनुत्तरित प्रश्नों की आग भड़क रही थी। अचानक वह ठिठक कर रुका। उसकी निगाहें मोहिनी पर जकड़ गईं। वो सौदागर जो जड़ी बूटियों के साथ पकड़ा गया, वो तो बस मोहरा था। ये औषधियां मनाही की गई हैं किसी वजह से। उनका धुआं बुखार लाता है, उनके अर्क जिस्म को भीतर से तोड़ डालते हैं। उसने अपनी हथेलियां मेज पर पटक दी। उंगलियों की पोरियां सफेद हो गईं। फिर भी कोई है जो इन्हें खरीदने की हिम्मत करता है, वह भी भारी मात्रा में। मोहिनी की आवाज धीमी थी, मगर शब्द न पे तुल्य। ऐसी जड़ी बूटियां छोटे खेलों के लिए नहीं होती राजकुमार, ये हथियार है, पर इस्पात के नहीं। महामारी एक मौन सेना है, जहां तलवार उठाने वाला सिपाही नहीं, बल्कि हवा ही कातिल बन जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ी, मन में अनगिनत संभावनाओं का तूफान उमड़ा। तो असली सवाल ये नहीं कि इन्हें किसने बेचा। वह कदम बढ़ाकर उससे के और पास आया, स्वर धारदार, नियंत्रित, लगभग कटे छंटे शब्दों में। सवाल ये है, कौन इन्हें इतनी बड़ी मात्रा में चाहता है और क्यों? हमारी सीमाएं तोड़ने के लिए, हमारे राज्य को भीतर से खोखला करने के लिए। उसकी गहरी दृष्टि से टकराते हुए मोहिनी की सांस हल्की सी थम गई, या शायद उसने धीरे से कहा, पूरे कबीले को मिटाने के लिए, विद्रोह को चुपचाप दबा देने के लिए। हर्षवर्धन की जबड़े की नसें तन गईं। उसकी आंखों के सामने तो मेरा कबीले का रक्तपात कौंध उठा। ये विचार कि वह स्वयं भी छल से उस संहार का हिस्सा बना दिया गया हो, उसके भीतर नुकीले पंजे गड़ा रहा था। लंबे समय तक वह चुप रहा। उसकी खामोशी शब्दों से भारी थी, मानो हवा में टंगी तलवार। आखिरकार उसने सीना तानकर बाहें मोड़ ली। एक संयमित राजकुमार की सजीव तस्वीर। तुम मुझे उत्तर ढूंढकर दोगी मोहिनी? कौन चाहता है ये औषधियां? कहाँ जा रही हैं? और उनका कहर क्या होगा जब तक ये पता नहीं चलता? उसकी आवाज गहरी, धीमी, मगर खतरनाक हो उठी। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मोहिनी असहज हो उठी। उसने सोचा था वह उसे अपनी ओर खींचेगा, उस अदृश्य डोर को परखेगा जो उन्हें हमेशा बांधे रखती थी। पर इस बार उसकी संयमित दूरी, उसकी ठंडी दृढ़ता उसके भीतर कहीं ज्यादा गहरी चोट पहुंचा रही थी। उसने गला साफ किया, खुद को संभालते हुए। मैं ढूंढूंगी वो सच जिसकी तलाश तुम्हें है, मगर जान लो, ये उत्तर तुम्हें शायद ठीक नहीं करेंगे राजकुमार। ये तुम्हें तोड़ सकते हैं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, कड़वी, अपठनीय। तो टूटने दो। उनकी आंखें
लौ की झिलमिलाहट में अटक गईं, बिन कहे चाहत, बिन कहे जंग। और फिर वह उसकी ओर से मुड़ गया, न तड़प के साथ, न किसी झिझक के साथ, बल्कि साफ इनकार के साथ। उसकी नजर उसके आर पार निकल गई, मानो वह भी बस इस कक्ष की दीवार पर टंगी कोई और परछाई हो। उसके इस उपेक्षा ने मोहिनी के दिल को उस किसी भी तीखे शब्द से ज्यादा घायल किया। उसका सीना कस गया और भीतर उठी अनपहचानी लहर क्रोध की, पीड़ा की। वह बोल भी नहीं पाई थी कि कक्ष के द्वार खुल गए। सौंदर्या अंदर आई। उसके रेशमी वस्त्र मोमबत्ती की रोशनी में चमक उठे। उसकी आवाज आत्मविश्वास और गर्माहट से भरी थी। राजकुमार, परिषद आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। वे आपके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। हर्षवर्धन का चेहरा बदल गया, शांत, संयमित। तो उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया और एक बार भी मोहिनी की ओर पलटकर नहीं देखा। सौंदर्या झुककर उसके कानों में धीमे स्वर में कुछ कहने लगी और उसी क्षण मोहिनी ने अपने भीतर एक अजनबी कड़वी धार महसूस की, ईर्ष्या। वह तपती कसैली लहर उसकी त्वचा के नीचे दौड़ गई। वह तुरंत मुड़ी, इससे पहले कि कोई उसकी आंखों में यह देख पाता। उसके कदम पत्थर पर सख्ती से गूंज उठे, पर सच तो उसकी आत्मा को चीर रहा था। हर्षवर्धन का यह संयम, यह दूरी, यह अचानक सौंदर्या के साथ सहज होना, इसने उसे कहीं ज्यादा घायल किया था जितना उसकी चाहत कभी कर सकती थी। और जैसे ही उसने कक्ष छोड़ा, उसके भीतर एक भयानक निश्चय गहराने लगा। अब यह युद्ध केवल साम्राज्यों और सत्ता के लिए नहीं रहा, यह युद्ध अब उसके लिए था। अध्याय 9, मित्र और अग्नि। उस सप्ताह राज्य के प्रांगणों में असाधारण वैभव और चहल पहल थी। समाचार तेजी से फैल चुका था। वैशाली का राजकुमार विक्रम, हर्षवर्धन का बाल्यकाल का साथी और शपथबद्ध शस्त्र सखा, महल में पधारा था। विक्रम कोई साधारण अतिथि न था। तलवार के कौशल और दूरदर्शी राजनीति के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी उपस्थिति का भार मानो सेनाओं के बराबर था। फिर भी जब उसने अभिवादन में हर्षवर्धन की भुजा को थामा, उस स्पर्श की गूंज शक्ति की नहीं, बल्कि बचपन की हंसी और धूल भरे आंगनों में लड़े गए खेलों की थी। दिनों तक वे दोनों ग्रंथों और रणनीतियों पर झुके रहे। विक्रम हर्षवर्धन से ऐसे राजनीतिक गठबंधन पर परामर्श चाहता रहा जो आधे दक्षिणी प्रांतों की दिशा बदल सकता था। परिषद कक्ष उनकी आवाजों से देर रात तक गूंजते रहे। उनकी मित्रता में कहीं बीते दिनों की नॉस्टैल्जिया थी, तो कहीं शासकों जैसी ठोस गंभीरता। मगर तीसरी संध्या को, जब आकाश गहरा लालिमा ओढ़ चुका था, विक्रम ने उसे पहली बार देखा। मोहिनी शांति से गलियारे में दाखिल हुई थी, हाथों में ग्रंथों की थाल, चेहरा आंचल की छाया में ढका हुआ। वह बाधा डालना नहीं चाहती थी। उसके कदम सधे हुए, उपस्थिति संयत। फिर भी विक्रम की दृष्टि ने उसे एक ही क्षण में पकड़ लिया और थाम लिया। वह उनके पास से ऐसे गुजरी जैसे बहती हुई धारा, केवल चंदन की क्षीण सुगंध छोड़ती हुई। विक्रम की आवाज डगमगाई, उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा ठहर गईं और हर्षवर्धन ने इसे भांप लिया। उस रात जब दोनों एकांत मंडप में मदिरा बांट रहे थे, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, हर्ष, वह स्त्री आज मैंने देखी थी, घूंघट में। हर्षवर्धन का प्याला आधे मार्ग में ठहर गया, जबड़ा कस गया। तो विक्रम की आंखों में अनोखी कोमलता चमकी। उसमें कुछ है, ऐसी सुंदरता जो मैंने किसी दरबार में, किसी राज्य में नहीं देखी। वह दासी तो नहीं हो सकती। उसका ठहराव, उसका तेज बहुत राजसी है। क्षमा करना, मैं अनावश्यक नहीं होना चाहता, पर उसने मेरे भीतर कुछ जगा दिया जिसे मैं नकार नहीं सकता। हर्षवर्धन ने प्याला धीरे से रख दिया।
उसका चेहरा निर्विकार था, मानो पत्थर तराशा गया हो। वह कोई महत्व की नहीं। उसकी वाणी कठोर और अंतिम थी। अपने विचार व्यर्थ मत करो। विक्रम ने लंबे समय तक उसकी आंखों में उत्तर खोजा, पर वहां कोई स्पष्टीकरण, कोई आमंत्रण न था। अंततः विक्रम हंस पड़ा, बात टाल दी, पर उसके नेत्रों की जिज्ञासा अब भी बुझी नहीं थी। किंतु रात जब और गहरी हुई और महल में सन्नाटा छा गया, तब हर्षवर्धन की शांति बिखर गई। वह मोहिनी के कक्ष में पहुंचा। दीपक मंद जल रहा था और उसके प्रवेश पर मोहिनी की आंखें विस्मित होकर उठीं। वह कुछ कह पाती, उससे पहले उसकी आवाज वज्र की तरह गिरी। कल से तुम विक्रम के सामने नहीं आओगी, न गलियारों में, न परिषद में, न संयोगवश भी। मोहिनी की सांस अटक गई। क्यों? उसकी दृष्टि तूफान सी गहरी थी। क्योंकि मैंने कहा है। वह बोलना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, पर उसकी आंखों की उग्रता के आगे शब्द मर गए। वह इतना समीप खड़ा था कि उसका ताप उसकी देह तक पहुंच रहा था। उसके संयम के नीचे सुलगता प्रचंड क्रोध साफ महसूस होता था। एक क्षण के लिए निशब्दता उनके बीच गहराई से जल उठी, किसी भी तलवार से तीखी, किसी भी अग्नि से प्रखर। और उसी क्षण मोहिनी ने कांपते हुए जाना, हर्षवर्धन की झुंझलाहट का कारण विक्रम का आकर्षण नहीं था, बल्कि वह आग थी जो हर्षवर्धन के अपने भीतर भड़क चुकी थी। अध्याय 10। बाग में आग। चांदनी ने अपने रुपहले जाल से महल के बाग को ढक लिया था। चमेली की कलियां महक से बोझिल थीं और फव्वारे अपनी नमी भरी फुसफुसाहटों से रात की हवा को रहस्यमय बना रहे थे। मोहिनी अकेली आई थी, शांति खोजने, पर मन भारी था। हृदय में वह तूफान गूंज रहा था जिसे हर्षवर्धन ने जगा दिया था। लेकिन वह सचमुच अकेली न थी। संगमरमर के स्तंभों के पीछे से विक्रम आगे आया। उसकी आवाज मृदुल थी, पर भीतर कोई तीखी चाह छिपी थी। मोहिनी, वह चौंकी। थाली उसके हाथों में कांप उठी। राजकुमार विक्रम, यह स्थान उचित नहीं। वह मुस्कुराया। चाल सहज थी, लेकिन आंखों में जलता हुआ ताप। मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। जिस क्षण तुम्हें देखा, तुम्हारा चेहरा मेरी आत्मा को सताता रहा है। तुम्हारा स्थान यहां नहीं है, इन पर्दों और छायाओं में नहीं। मेरे साथ चलो वैशाली। वहां मैं तुम्हें वह स्थान दूंगा जिसकी तुम अधिकारी हो। एक जीवन जहां तुम्हें देखा जाएगा, पूजा जाएगा, संजोया जाएगा। मोहिनी का दिल धड़क उठा। उसने स्वयं को संभाला, स्वर विनम्र रखा, पर दृढ़ भी। महाराज, आप भूल रहे हैं। जो आप चाहते हैं वह मैं दे नहीं सकती। मेरा स्थान यही है। मेरा मार्ग पहले ही चुना जा चुका है। वह मुड़कर जाने लगी, कदम तेज, पर अचानक उसका हाथ विक्रम ने थाम लिया। एक झटके में वह उसके पास खींच गई। उसका शरीर उसके विरुद्ध आ टकराया। उसकी आवाज भारी, करारी और अधीर थी। मुझे यूं आसानी से ठुकराओ मत। मैं जानता हूं, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे भीतर क्या जल उठता है। मुझे छोड़ दीजिए। वह धीमे स्वर में बोली, संघर्ष करती हुई। उसकी नाड़ी भय और रोष दोनों से कांप रही थी। और तभी उन पर एक छाया गिर गई। बाघ की पगडंडी के छोर पर हर्षवर्धन खड़ा था। उसकी आकृति आग की रोशनी और क्रोध से तराशी हुई। उसकी आंखें गहरी, अथाह ठिठक गईं। विक्रम के हाथ पर जो मोहिनी की कलाई पकड़े था, उनकी निकटता उसकी छाती में तीर सी चुभ गई। विक्रम ने तुरंत हाथ छोड़ दिया, चेहरा हतप्रभ। पर हर्षवर्धन की दृष्टि पहले ही बर्फ बन चुकी थी। वह बिना एक शब्द कहे पलटा और चला गया। उसका मौन नंगी तलवार से भी अधिक भयावह था। उस रात मोहिनी अपने कक्ष में लौटी, हृदय बोझिल। वह एक तूफान की आशा कर रही थी। शायद प्रश्न, शायद आरोप,
पर जो उसने न सोचा था वह यह कि वह उसके कक्ष की छायाओं में प्रतीक्षा कर रहा होगा। दरवाजा उसके पीछे धम से बंद हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम जानबूझकर रखा हुआ। उसकी दृढ़ता धनुष की डोरी सी तनी हुई। मैंने चेतावनी दी थी। उसकी आवाज धीमी पर खतरनाक। कहा था उसके सामने मत जाना। मोहिनी हाँफ उठी, आंखें फैल गईं। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने पर्याप्त देखा है। उसके शब्द धारदार थे, निर्दय, पर उसकी आंखें, वे उसे धोखा दे गईं। उनमें जलन थी, पीड़ा थी और उससे कहीं अधिक खतरनाक ईर्ष्या थी। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उसका हाथ उसकी कलाई पर कस गया और वह झटके से उसके सीने से सट गई। उसकी सांसें उसकी त्वचा पर जल रही थी और अगले ही क्षण बिना चेतावनी के उसके होंठ उसके होंठों से टकरा गए, भीषण अडिग अधिकार जताते हुए। मोहिनी का मन चीख पड़ा विरोध में, पर उसका तन उसकी अपनी ही आत्मा को धोखा दे गया। उसने उसे नहीं ठुकराया। उसकी मुट्ठियां उसके सीने पर ढांसी, कांपती हुई, पर प्रतिरोध में नहीं, समर्पण में। वह चुंबन गहराता गया। अब दंड नहीं, बल्कि भूख थी, अनियंत्रित, उग्र और नग्न। जब वह अंततः पीछे हटा, उसकी सांसें टूटी फूटी थीं, आंखें तूफान सी विचलित। उसकी आवाज में अधिकार का फुसफुसाहट था। तुम मेरी हो मोहिनी, मानो या ना मानो। मोहिनी की आंखों के कोनों में आंसू चमक उठे, होंठ अब भी उसकी छुअन से जलते हुए। वह बोल न सकी, क्योंकि भीतर से वह जानती थी वह सच जिसे दोनों स्वीकारने से डरते थे। वे प्रेम करते थे और फिर भी कोई झुकने को तैयार न था। उनके बीच की चुप्पी कांप रही थी, उन सारे अनकहे शब्दों से, उन दिलों की मूक जंग से जो हर लौ से भी अधिक भयंकर जल रही थी। अध्याय 11। मौन का युद्ध। महल का विशाल सभागृह मशालों की रोशनी से झिलमिला रहा था। ऊंचे स्तंभ संगमरमर के फर्श पर लंबी छायाएं डाल रहे थे। दरबारी छोटे छोटे समूहों में धीमे स्वर में व्यापारिक मार्गों, विद्रोहों और संधियों पर चर्चा कर रहे थे। परंतु हर्षवर्धन के लिए यह शोर मानो एक मध्यम गूंज था, उस प्रचंड तूफान की तुलना में जो उसके भीतर धधक रहा था। सभागृह के दूसरे छोर से मोहिनी धीरे धीरे भीतर आई। उसका घूंघट झुका हुआ था, पांव संभालकर चलते हुए। उस रात के बाद से जब उसके होठों ने उसे छुआ था, वह उससे बचती रही थी। उसकी चुप्पी हर शब्द से अधिक तीखी थी। उसने कभी उसकी आंखों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं की, न ही उसके मार्ग के निकट जाने का साहस। पर भाग्य हमेशा की तरह निर्मम आज रात उसे यहीं ले आया था। और इससे भी बुरा, उसके साथ वैशाली का विक्रम था। वह झुककर मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहा था। उसके शब्द हवा में बिखर रहे थे, पर उसकी दृष्टि केवल मोहिनी पर टिकी थी। मोहिनी ने शालीनता से सुना। चेहरे पर संयम की छाया थी, पर हर्षवर्धन की जबड़े की नसें तन गई, मानो हर शब्द एक तीखा वार हो। वह अपने सिंहासन से उठा, उसकी चाल सोच समझकर रखी हुई। वस्त्रों की लहराहट के साथ गूंज उठी खामोशी। दरबारी सहसा अलग हो गए जब वह उनके बीच से गुजरा। उसकी दृष्टि कभी मोहिनी से नहीं हटी। विक्रम, उसकी आवाज गूंज उठी, रेशम के नीचे छिपा इस्पात। हमारी सभा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वैशाली की सीमाओं के विषय में विलंब नहीं हो सकता। विक्रम झिझका, कर्तव्य और उसकी चाह के बीच फंसा। अंततः उसने हल्की सी झुककर क्षमा मांगी और मोहिनी को वहीं छोड़ चला गया। पर हर्षवर्धन ने मोहिनी को यूं अनदेखा न किया। उसकी नजरें उस पर टिकी रहीं, कठोर, प्रखर, अडिग। वह उसके कदमों की ओर बढ़ा। हर कदम एक ऐलान था, जब तक कि वह उसके सामने न पहुंच गया। तुम मुझे चुनौती देती हो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल उसके
कानों तक पहुंची। मोहिनी का सांस थम गया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। उसकी आंखें आग बन उठी। तुमने उसे अपने ऊपर इस तरह दृष्टि डालने दी जैसे तुम उसी की हो। तुम उसके साथ खड़ी रही जबकि मुझसे छुपती रही। यह कुछ नहीं है मोहिनी। उसकी आवाज कांप उठी पर रीढ़ तन गई। मैं दूसरों की नजरें नहीं रोक सकती राजकुमार, और आप। उसके होंठ रुक गए। उस चुंबन की स्मृति में जलते हुए आपको कोई अधिकार नहीं। उसकी जबड़े की नसें तन गईं। क्रोध और पीड़ा उसके चेहरे पर एक साथ टकराए। वह और झुका। उसकी आवाज एक श्राप की तरह फुसफुसाई, पर प्रतिज्ञा सी दृढ़। अधिकार नहीं, तुम पहले ही मेरी हो, चाहे तुम कहो या ना कहो। मोहिनी उत्तर दे पाती उससे पहले ही वह तीखे मोड़ के साथ मुड़ा, उसकी चादर हवा में लहराती हुई, और वह उसे कांपता हुआ अकेला छोड़ गया। और मोहिनी, उसका हृदय उस सत्य से थरथरा उठा जिसे वह स्वीकारने का साहस नहीं कर सकी। वह उससे प्रेम करती थी, और फिर भी जितना वह उसे अपना बताता गया उतना ही उसका मन प्रतिरोध करने को तड़पने लगा, क्योंकि सत्ता की परछाइयों में पलने वाला प्रेम सबसे खतरनाक युद्ध था।